नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर पर बिहार देश को दिखाएगा नई राह। सीईसी ने की बीएलओ के शानदार काम की सराहना। आने वाले चुनावी महापर्व में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील। गृह मंत्री का महाराष्ट्र दौरा। अहिल्यानगर में डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने की विस्तारित क्षमता का किया लोकार्पण। कहा, किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। कफ सिरप से हुई मौतों पर केंद्र सरकार सख्त। राज्यों के साथ स्वास्थ्य सचिव की अहम बैठक आज। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी हिरासत में लिए जाने के बाद निलंबित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड में 13 की मौत। पुल ढहने से भी भारी नुकसान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताई संवेदना। बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम शनिवार से बिहार के 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बूथ लेवल अधिकारियों के काम की प्रशंसा की। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र का पर्व भी मनाएं। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं और मतदान अवश्य करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम और सुलभ बनाना है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा। बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहे, ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सके। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के लालू राबड़ी शासनकाल पर करारे प्रहार किए। नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में अपहरण और हत्या की घटनाओं ने उद्योग का रूप ले लिया था। उस जंगल राज को याद कर जनता आज भी खौफ से भर उठती है। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बीते दिनों भारी बारिश से लोनी इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि औरंगजेब का नाम आगे बढ़ाने वालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का साहस नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखा। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी साई धाम में साईं बाबा के दर्शन कर सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोनी में सहकारी चीनी कारखाने के संस्थापक पद्मश्री विठल राव विखे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय बाला साहेब विखे की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार का आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सरकार अब दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के तहत आज शाम 4 बजे केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव कर रही हैं। इसमें देश भर के मुख्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य, राज्य ड्रग कंट्रोलर और CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत के मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और दवा लिखने वाले डॉक्टर पर 3 धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी चिकित्सक होते हुए भी निजी क्लिनिक में
प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया थाने में 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के संबंध में केंद्र की एडवाइजरी के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। झारखंड ने भी इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है भी मुकदमा कायम किया गया। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ प्रदेश भर में सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा के साथ ही औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ की है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गईं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दार्जिलिंग में एक पुल के ढहने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाकों का बाकी क्षेत्र से संपर्क लगभग पूरी तरह से टूट गया है। दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी के पुल बाजार इलाके में एक सड़क धंस गई, जबकि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। दूधिया पुल का एक हिस्सा बह जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। इसके अलावा ऋषिखोला और पेडोंग में भूस्खलन से सड़कों को अवरोध कर दिया गया है। दार्जिलिंग को अन्य इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी बंद हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF जैसे कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। युद्ध स्तर पर चल रहे अभियान के तहत प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस आपदा में लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। राष्ट्रपति ने सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दार्जिलिंग में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए पुल हादसे में हुई दुखद जानमाल की हानि से अत्यंत व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दार्जिलिंग में हुई दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है
उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्र सरकार लगातार मेक इन इंडिया और स्वदेशी को प्रोत्साहन दे रही है। इसी क्रम में स्वदेशी चिप निर्माण और पैकेजिंग क्षमताओं के लिए प्रतिभा पूल विकसित करने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रयोगशाला मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देगी। परियोजना की अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रुपए है। ये नई लैब मेक इन इंडिया और डिज़ाइन इन इंडिया पहलों को और बढ़ावा देगी और भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। भारत वैश्विक चिप डिज़ाइन प्रतिभाओं का 20% हिस्सा रखता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फिक्की एफएलओ ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन किया। पुलिस महानिरीक्षक भीम सिंह टूटी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में कई युवाओं ने भाग लिया। एक मैराथन प्रतियोगिता जम्मू में आयोजित की गई। यह जम्मू कश्मीर पुलिस और फिक्की फ्लो की मदद से, उसके संयुक्त प्रयास से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो 4 श्रेणियों में है। यह सिविल सोसाइटी की मदद से इस तरह के खेल प्रतियोगिताओं का जो आयोजन है उसको करने का जो एकमात्र मकसद होता है वो ये है कि नशे के खिलाफ जो हमारी जंग है वो हर घर तक पहुंचे, समाज के हर कोने तक पहुंचे। इस प्रतियोगिता से जो संकलित राशि होगी, जो उससे हमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फी के रूप में जो राशि मिल रही है, इसका इस्तेमाल हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संचालित ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को और प्रभावी तरीके से चलाने में उसका इस्तेमाल हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार सख्ती के साथ एक्शन में है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ओर से लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उपद्रवियों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 200 दुकानों के बाहर के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़कर हटा दिया गया है। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि ये कार्रवाई रूटीन के तहत और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। और आइए सीधा रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की। मेरे साथ प्रचंड आवाज से शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, पुणे के सांसद और मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, जलगांव के निवासी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, यहीं के धरतीपुत्र श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, बिपिन दादा शंकरराव कोले जी,
अध्यक्ष संजीवनी समूह जिस युवा नेतृत्व के बुलावे पर मैं आया हूं, ऐसा श्री विवेक कोल्हे जी, श्रीमती स्नेहलता ताई कोल्हे जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आज विशाल संख्या में कोपर गांव में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे जी को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज महर्षि शंकरराव कोल्हे ने जो नींव डाली थी, वो नींव एक बोया हुआ छोटा सा बीज आज सहकारी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा है। और आज दोनों नई शुरुआत भारत के सहकारी शुगर कारखानों के इतिहास में कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्रकल्प और पोटाश का निर्माण दोनों भारत में पहली बार महर्षि शंकरराव कोल्हे शुगर कारखाना में होने जा रहा है। और ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। और मैं आज कहना चाहता हूं विवेक को, विवेक, आज आपने जो शुरुआत की है, देश भर के कोऑपरेटिव शुगर कारखानों के लिए एक नया रास्ता खोलने का काम आपने किया। और जब मुझे निमंत्रण देने आए तब हमने इस पर काम करना शुरू किया था। और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने वाले दिनों में सिलेक्टेड 15 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को एनसीडीसी की सहायता से ये दोनों संयंत्र लगाने के लिए पूरा सहयोग करेगी। और इससे नई शुरुआत होगी। मित्रों, मोदी जी की सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार है। और अभी अभी 1 अक्टूबर को कैबिनेट के अंदर मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक 11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। और मैं आज यहां महाराष्ट्र के दलहन की खेती करने वाले किसानों को कहने आया हूं कि अरहर, उड़द और मसूर, ये तीनों दलहन के किसानों को अगर आप नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर करते हो तो 100% दलहन एमएसपी पर भारत सरकार आपका खरीद लेगी। 100% दलहन हम खरीद लेंगे। इससे हमारे महाराष्ट्र के किसानों को भी फायदा होगा। देश के 2 करोड़ किसानों को 100% एमएसपी पर हम दलहन खरीदेंगे। 1000 प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएंगे और 38 लाख अच्छे बीज की किट भी देंगे। मित्रों, यही कैबिनेट में
मोदी जी ने मसूर के लिए 300 रुपया क्विंटल एमएसपी बढ़ाई, सरसों के लिए 250 रुपया, चना, अहिल्यानगर में भी चना काफी होता है, चने के लिए भी 225 रुपया क्विंटल एमएसपी बढ़ाई है। और महाराष्ट्र का बड़ा क्रॉप जौ है, जौ के लिए भी 175 रुपया क्विंटल एमएसपी बढ़ाई है और गेहूं के लिए 160 रुपया एमएसपी बढ़ाने का काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज्वार की एमएसपी में अब तक 11 साल में 2.5 गुना बढ़ोतरी, बाजरे में 2.5 गुना बढ़ोतरी, तुअर अरहर में 100% बढ़ोतरी, मूंग में 100% बढ़ोतरी, सोयाबीन में 2 गुना बढ़ोतरी और कापूस में 2 गुना बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म हुए, इसमें किसान के उपयोग की ढेर सारी चीजों पर जीएसटी 5% पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रैक्टर के कल पुर्जे, हार्वेस्टर, थ्रेसर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन की मशीनें 5% पर लाने का काम किया है और जीव कीटनाशक और प्राकृतिक मेंथोल को भी 5% लिया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। मित्रों, आज भारत के पहले सहकारी कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। इस परियोजना में लगभग 55 करोड़ रुपया लगा और ये सीबीजी प्लांट हर रोज 12 टन प्रतिदिन सीबीजी का उत्पादन करेगा और 75 टन प्रतिदिन पोटाश गुड़ से बनाने का काम करेगा। ये दोनों चीजें हमारा देश विदेश से आयात करता है और आयात बंद होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं विवेक भाई को इसलिए भी बधाई देता हूं। उन्होंने प्लांट तो डाला, मगर उसके पहले इसके बिक्री के लिए गेल, बीपीसीएल, इफको, क्रिप्को, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब में एग्रीमेंट कर पूरा मटेरियल बेचने की व्यवस्था वो अपने आप कर चुके हैं। और सक्रिय सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण शंकरराव कोल्हे साकर कारखाना बना है। मित्रों, मैं आज यहां से देश भर के कोऑपरेटिव साकर कारखानों को कहना चाहता हूं कि हमने इथेनॉल के प्लांट मल्टी डायमेंशनल बनाने की जरूरत है और इसके साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं, अगर एक संपूर्ण साकर कारखाना बनाना है तो ये सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। मित्रों, मैं आज देवेंद्र जी और अजीत दादा और एकनाथ जी को भी कहना चाहता हूं, सहकारी साकर कारखाने की शुरुआत महाराष्ट्र ने की थी। अब महाराष्ट्र की ही जिम्मेदारी है साकर कारखानों की चक्रीय अर्थव्यवस्था 100% सर्कुलर इकोनॉमी को पूर्णतया जमीन पर उतारने की शुरुआत महाराष्ट्र से होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी इसमें मदद करे, भारत सरकार भी मदद करेगी। और ये जो उदाहरण यहां पर विवेक कोल्हे ने बनाया है, ये उदाहरण महाराष्ट्र की सभी अच्छी शुगर मिलों के अंदर एग्जाम्पल बनकर
हमें वहां प्लांट करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में शुगर मिलों को चलाने का बहुत अच्छा फायदा हो। भारत का पहला जूस टू इथेनॉल प्लांट भी यहां बना था, मगर मैं आज यहां कहना चाहता हूं कि हर शुगर कारखाना जो मुनाफा करता है, हमारे फलों के प्रोसेसिंग का काम भी करे। इससे फलों की खेती भी बढ़ेगी और शुगर कारखाना का एक प्रकार से मुनाफा भी बढ़ेगा। संजीवनी ग्रुप ने हरित ऊर्जा और स्थिरता के क्षेत्र में भी बहुत पहल की है और बहुत सारे महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त करने का काम किया है। इससे 100 पैक्स को भी जोड़ा है, 1000 किसानों के लिए बायोफ्लॉक मछली पालन की भी शुरुआत की है और 20,000 छात्रों के लिए संजीवनी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है। मित्रों, भारत का सबसे पहला ग्रामीण कॉल सेंटर भी यहीं पर स्थापना हुई और कई लोगों को रोजगारी देने की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र की स्थापना कर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने की शुरुआत की और जो सहकारिता क्षेत्र के भविष्य पर सवालिया निशान लगे थे, वो सारे सवालिया निशान आज 3 साल के कालखंड में समाप्त हो गए हैं और सहकारिता क्षेत्र देश का मजबूत क्षेत्र बनकर आज उभर रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मित्रों, मोदी जी ने एक आह्वान हम सभी का किया है, स्वदेशी चीजों के उपयोग का आह्वान। आज यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में किसान भाई बहन आए हैं, तब मैं सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर 140 करोड़ की जनता ये तय कर लेती है, देश का हर व्यापारी अगर तय कर लेता है कि हम ना कोई विदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, ना कोई विदेशी वस्तु का व्यापार करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की परचेज से, इनकी खरीदी से हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। भाइयों बहनों, मोदी जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर से 4थे नंबर पर लाए। 3रे नंबर पर जाने के लिए हम बहुत नजदीक हैं, मगर दुनिया में 1 नंबर बनना है तो स्वदेशी के अलावे कोई चारा नहीं है। देश के सभी लोगों ने स्वदेशी को अपनाना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत सारे कोऑपरेटिव लीडर यहां बैठे हैं, तब एक पेड़ मां के नाम के अभियान को भी दोहराना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने हर एक व्यक्ति एक पेड़ धरती मां के नाम और एक पेड़ अपनी मां के नाम, 2 पेड़ बोने का संकल्प लेना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में इस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, उससे बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, अंत में मैं फिर से महर्षि शंकरराव कोले जी को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर याद करना चाहता हूं और बिपिन दादा और विवेक को बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि नई शुरुआत आने वाले दिनों में देश भर के शुगर कारखानों के लिए एक नया रास्ता खोलने वाली होगी और
आपकी ये शुरुआत विवेक जी शंकर राव जी के योगदान की तरह ही बहुत लंबे समय तक कोऑपरेटिव सेक्टर याद रखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। यानंतर आपल्या कोपरगावच्या पहिल्या महिला आमदार तो गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित कोपरगांव में, आपको बता दें, मल्टी फीड सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित सरकार है और इसी के तहत देश के किसानों से 100% दर पर दलहन की खरीद सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के क्षेत्र की स्थापना कर देश के ग्रामीण इलाकों के विकास की नई राह खोल दी है, उनके कल्याण की राह खोल दी है, जिससे कि लगातार भारत सरकार समग्र भारत के ग्रामीण क्षेत्र का विकास लगातार कर रही है। साथ ही साथ अपने संबोधन में गृहमंत्री अमित शाह ने स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने की अपील की और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करने की भी अपील सभी से की। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।